गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। एक ही बात है, इधर हूँ मोहन, मैं वहां नहीं हूँ, इधर। चलो देखो, कल अपन ने पढ़ लिया था बेसिक दो चीजें, और बेसिक दो चीजों में क्या पढ़ा था? स्पॉन्टेनियसिटी कैसे डिसाइड हो रही है देखा था। स्पॉन्टेनियसिटी मतलब रिएक्शन खुद से जो हो रही है नेचर में। नेचर में सारी रिएक्शन इरिवर्सिबल होती है, इतना पता है सभी को, ठीक है। और यही चीज स्पॉन्टेनियसिटी होती है, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियसिटी कैसे डिसाइड कर रहे थे? पहले अपन ने बोला कि एंथैल्पी से डिसाइड कर रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। एंथैल्पी से कैसे? जो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी, मतलब डेल एच नेगेटिव, वो स्पॉन्टेनियस होती है, क्योंकि नेचर में हर चीज चाहती है ना स्टेबल होना। स्टेबल कैसे होगी? मिनिमम एनर्जी रख के। तो कोई भी रिएक्शन अगर हो रही है तो रिएक्शन क्या करती है? अपने से एनर्जी बाहर फेंक देती है, ठीक है। बाहर एनर्जी फेंक दी मतलब क्या? डेल एच नेगेटिव, ठीक है। डेल एच नेगेटिव हो गया तो अब उसके पास कम एनर्जी, तो स्टेबल है ना नेचर में, क्योंकि नेचर में हर चीज कम एनर्जी में रहना पसंद करेगी, ठीक है। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी है जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, जैसे बर्फ का अपन ने एग्जांपल लिया था कि बर्फ रख दी तो बर्फ तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है नेचर से। तो ये नेचर के, अगर अपन बोले कि यही चीज स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड कर रही तो ये गलत है ना। स्पॉन्टेनियसिटी डिसाइड करने के लिए अगर मैं एक क्राइटेरिया सेट करूं कि हमेशा एनर्जी लिबरेट होगी, तो सही है क्या? नहीं, बर्फ भी तो रखे रखे खुद से ही पिघल रही है, तो वो भी स्पॉन्टेनियस है, लेकिन वो एनर्जी रिलीज थोड़ी ना कर रही है, वो तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियसिटी डेल एच के फैक्टर से तो गलत हो गया कहीं कहीं। ऑलमोस्ट जगह सही है कि मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में हमेशा हीट लिबरेट होगी, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ रिएक्शन ऐसी आएगी जहां पे वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके स्पॉन्टेनियसिटी करवा रहा है, ठीक है। तो डेल एच वाला फैक्टर हमेशा नहीं लग रहा है। सेकंड चीज क्या पढ़ी थी अपन ने? एंट्रोपी पढ़ी थी। एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, कि हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके मॉलिक्यूल ज्यादा से ज्यादा रैंडम होंगे, तो वो चीज उसकी एंट्रोपी बढ़ा रही है, ठीक है। तो एंट्रोपी से अपन ने देखा था कि नेचर में अगर कोई भी चीज हो रही है तो हमेशा एंट्रोपी क्या होती है? बढ़ती है। नेचर में सारे रिएक्शंस में एंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ती है। एंट्रोपी नेगेटिव अपन बस ऐसे बोल सकते हैं कि वो नेचुरल प्रोसेस में तो कभी नहीं आता। नेचर में हमेशा एंट्रोपी क्या होगी? बढ़ेगी। मैक्सिमम जितना होगा वहां तक बढ़ सकती है। और जो प्रोसेस अपन करेंगे, ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस वाली, उसमें एंट्रोपी कम हो सकती है कि मैं गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो वो होगी एंट्रोपी कम। लेकिन नेचुरल सारी प्रोसेस में क्या होता है? एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, ठीक है। लेकिन दो फैक्टर होगा ना अब डिसाइड करने के लिए, डेल एच और डेल एफ, मतलब एंथैल्पी और एंट्रोपी। अब दोनों फैक्टर में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है? तो दोनों को मिक्स करके एक नया थर्ड फैक्टर क्रिएट किया गया कि इन दोनों को एक साथ देखा जाएगा, ठीक है, कि डेल एच भी देखूंगा मैं और डेल एफ भी देखूंगा। तो कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी और कौन सी नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, ये किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे? दोनों फैक्टर को एक साथ चेक करके, ठीक है। तो ये किसने बोला था? अपना गिब्स, एक साइंटिस्ट था गिब्स हेल्मोंट्स, तो उसने बोला था कि उसने बोला है कि डेल एच और डेल एफ को तुम टेम्परेचर के साथ देखो, तो दोनों तीनों चीजों का जो भी फाइनल सिंबल आ रहा होगा वो डिसाइड करेगा तुम्हारी स्पॉन्टेनियसिटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो मैंने लिखा है वो यही लिखा है कि नाइदर डिक्रीज इन एंथैल्पी, मतलब डेल एच नेगेटिव, नॉर इंक्रीज इन एंट्रोपी, डेल एफ पॉजिटिव। सिर्फ डेल एच नेगेटिव से स्पॉन्टेनियस बोलूं, सही नहीं है। सिर्फ डेल एच पॉजिटिव से स्पॉन्टेनियस बोलूं, ये भी सही नहीं है। तो नाइदर ये नॉर ये, नाइदर नॉर दोनों का मतलब होता है नहीं, ठीक है। कैन टोटली डिसाइड स्पॉन्टेनियसिटी ऑफ अ प्रोसेस, ना तो डेल एफ पूरा डिसाइड कर सकता है 100%, ना डेल एच। तो अपन ने क्या किया? इस प्रॉब्लम से हटने के लिए इन दोनों को साथ में स्टडी किया। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी डिफाइन अ न्यू स्टेट फंक्शन। तो नया स्टेट फंक्शन आया। तो इससे पहली चीज तो क्या पता लगी तुमको कि गिब्स फ्री एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, ठीक है, जो फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे ही डिपेंड करता है। और अपन ने स्टेट फंक्शन में ही पढ़ा था कि सारे डेल वाले या एनर्जी के टर्म्स कैसे है? स्टेट फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन लीक करूं? ये क्वेश्चन भी है उसमें कि कौन स्टेट फंक्शन है और कौन पाथ फंक्शन है, या फिर ऐसा कुछ है कि कौन एक्सटेंसिव है कौन इंटेंसिव है। ये क्वेश्चन तो है ऐसा, तो पढ़ के आ जाना सारा, ठीक है ना। तो अब ये देखो, मैं नहीं बोलता तो भी ये क्वेश्चन आता ही हो, तो ऐसा पढ़ना ही होता है ये ठीक है, पूरा पढ़ लेना। स्टेट और पाथ कौन है और एक्सटेंसिव इंटेंसिव कौन है, ओपन क्लोज कौन है। एक क्वेश्चन इस थ्योरेटिकल पार्ट से आता ही है, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आया? अब सारे इधर बेटा, सारे इधर। अभी तक तुम लोगों ने पढ़ा होगा गिब्स फ्री एनर्जी होता है, रट लिया होगा डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एफ। यह हो सकता है पढ़ा भी नहीं हो, रटा भी नहीं हो, कुछ भी नहीं किया हो, ठीक है। लेकिन 12th पास करके आओ तो डेरिवेशन रहता है डेल जी का, नहीं
रहता है, पढ़ा होगा अगर पढ़ा, ठीक है। देखो सुनो, गिब्स फ्री एनर्जी है क्या? गिब्स तो साइंटिस्ट का नाम हो गया, अब बचा हुआ पार्ट क्या है? फ्री एनर्जी। तो इसने स्पॉन्टेनियसिटी को कैसे डिफाइन किया है? देखो गिब्स वाले ने, डेल एच से पूरा डिसाइड नहीं हुआ, डेल एस से भी नहीं हुआ, तो गिब्स की इक्वेशन अलग है, इक्वेशन से कैसे हो रहा है वो देखेंगे, लेकिन रियलिटी में तुम समझो पहले कि होता क्या है। सारे इधर बेटा समझ लेना, वरना बाद में नहीं आएगा समझ में। इसके पहले बहुत चैप्टर से अपन कब से बोलते आ रहे हैं गिब्स 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 पढ़ेंगे थर्मो में, आज वही दिन है पढ़ने का, ठीक है। बहुत सारे चैप्टर में देखा था ना डेल जी के रिलेशंस, इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में भी आएगा फिर कहीं ना कहीं, तो डेल जी बहुत जगह लगता है। तो गिब्स फ्री एनर्जी होती क्या है? वर्ड है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स तो साइंटिस्ट हटा दो, फ्री एनर्जी ये वर्ड पकड़ना है अपने को। फ्री एनर्जी मतलब ऐसा समझो कि उस जो भी कुछ कंपाउंड है उसकी फ्री एनर्जी, ठीक है, उसके पास जो एनर्जी रखी हुई है उसको क्या बोला मैंने? फ्री एनर्जी। एक चीज मुझे पता है कि नेचर में सारी चीजें कम से कम एनर्जी में रहती है तो स्टेबल होती है, ठीक है। जो की चीज मैंने लिखी है कि कहाँ लिखी है, रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन क्यों होती है? स्टेबिलिटी एक्वायर करने के लिए और मिनिमम एनर्जी में रहने के लिए। तो एक्वायर मिनिमम एनर्जी है, एक्वायर मोर स्टेबल स्टेट एज प्रोडक्ट, ठीक है। कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में तभी बनेगा ना जब वो स्टेबल हो रहा होगा, अनस्टेबल हो रहा होगा तो क्यों ही कोई रिएक्शन होगी, या फिर हमेशा प्रोडक्ट की एनर्जी मोस्ट ऑफ द टाइम कम ही रहेगी अगर वो रिएक्शन खुद से हो रही है तो, ठीक है। फ्री एनर्जी वाली बात हो रही है, ठीक है, डेल एच नहीं, फ्री एनर्जी, ठीक है। तो तुम ऐसा समझो किसी भी चीज के पास कोई एनर्जी है जिसको मैंने बोला है फ्री एनर्जी, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। रिएक्टेंट के पास फ्री एनर्जी ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट के पास? देखो रिएक्टेंट के पास ज्यादा होगी ना, क्योंकि प्रोडक्ट कम से कम एनर्जी में रहना चाहता है तभी स्टेबल होता है। तो प्रोडक्ट के पास हमेशा एनर्जी कैसी होनी चाहिए? कम, तभी ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। अगर रिएक्शन खुद से होना चाह रही है तो खुद से रिएक्शन हमेशा अपनी एनर्जी कम ही करेगी। तो अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट खुद से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब स्पॉन्टेनियस हो रहा है, तो हमेशा जो फ्री एनर्जी हो रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी क्या होगी? कम, तभी ये रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। अगर मान लो किसी रीजन से प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज्यादा हो जाती है और रिएक्टेंट की कम, तो रिएक्शन खुद से नहीं हो रही होगी, वो नॉन स्पॉन्टेनियस में जाएगी। लेकिन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की फ्री एनर्जी कम है तो ना तो रिएक्शन बराबर, जितना इससे ये बन रहा है उतना इससे ये भी बन रहा होगा। तो एक चीज इससे मुझे ये समझ में आई कि फ्री एनर्जी अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है, प्रोडक्ट की कम है, तो रिएक्शन कैसी? स्पॉन्टेनियस है, खुद से हो रही है। अगर फ्री एनर्जी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा है और रिएक्टेंट की कम है, तो वो रिएक्शन खुद से तो नहीं हो रही होगी, तो कैसे हो जाएगी? नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर फ्री एनर्जी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की बराबर है, तो वो चीज ना इधर से इधर जितनी जा रही होगी उतनी इधर से इधर भी आ रही होगी, तो वो स्टेट कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम की। तो अब वापिस से पहला पॉइंट रिपीट कर रहा हूँ, फ्री एनर्जी अगर रिएक्टेंट की ज्यादा है और प्रोडक्ट की कम है, तो हमेशा जो डेल जी वाली जो चीजें हैं वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है ना। कोई भी चीज अपन ये देखते हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वाली एनर्जी कम है ना और इनिशियल कितनी? ज्यादा है। तो कम में से ज्यादा चीज माइनस करता हूं तो सिंबल प्लस आएगा कि माइनस? माइनस आएगा ना। ये कम था, अगर स्पॉन्टेनियस है तो ये एनर्जी कम हो जाएगी, इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, समझ गए? ये बहुत ज्यादा और ये कम। तो रिएक्टेंट में प्रोडक्ट में कम एनर्जी है, रिएक्टेंट में बहुत ज्यादा है, तब वो स्पॉन्टेनियस थी। तो फाइनल माइनस इनिशियल तो नेगेटिव ही रहेगा ना, कम माइनस ज्यादा, ठीक है। तो डेल जी नेगेटिव जो अपन पढ़ के आए थे पहले, याद है? डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। तो डेल जी नेगेटिव को स्पॉन्टेनियस क्यों बोला, आप समझ गए? क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होगी, रिएक्टेंट की ज्यादा होगी, ठीक है। तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा ना। तो डेल जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस। अगर मैं बोलूं कि रिएक्टेंट की एनर्जी कम हो गई और प्रोडक्ट की एनर्जी बढ़ गई, तो ये नेचर की रिएक्शन नहीं है, ये मैंने करवाई होगी अलग से, तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। अब यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूँ तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा हो गई ना, और रिएक्टेंट कम, तो ज्यादा में से कम माइनस करूंगा तो प्लस ही आएगा। तो डेल जी पॉजिटिव जब होता है कब? नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब यहाँ की एनर्जी और यहाँ की एनर्जी दोनों बराबर है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो जीरो आएगा ना। जीरो मतलब वो स्टेट का में आ गई इक्विलिब्रियम में। तो डेल जी, इससे 3 कंक्लूजन आए और तीनों याद रखोगे। 3 कंक्लूजन क्या है अपने? डेल जी नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी जीरो मतलब इक्विलिब्रियम। समझ में आया सभी को क्या होता है फ्री एनर्जी से? अब यही जो चीज है कि डेल जी नेगेटिव डेल जी पॉजिटिव, ये चीज अपन एक इक्वेशन आएगी ये अभी बाद में, ठीक है।
इस इक्वेशन से भी समझेंगे कि डेल एच और डेल एफ दोनों के सिंबल अलग अलग रख के, एक बार दोनों को नेगेटिव, एक बार दोनों को पॉजिटिव, एक बार एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, दूसरे को नेगेटिव एक को पॉजिटिव, ऐसा रख के तब भी यहाँ सॉल्व करेंगे तो सेम चीजें ही मिलेगी अपने को। तो वहां से भी यही कर रहे हैं कि दोनों नेगेटिव होंगे तो डेल जी क्या होगा, नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा। तो थ्योरेटिकल पार्ट समझ गए, नेगेटिव पॉजिटिव होता क्या है। कैलकुलेशन वाला पार्ट इस चीज से आएगा कि डेल एच की वैल्यू क्या होगी, डेल एच क्या होगा और डेल एस क्या होगा। दोनों पॉजिटिव तो डेल जी क्या, और दोनों नेगेटिव तो डेल जी क्या, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव तो डेल जी क्या। तो वो कैलकुलेशन वाला पार्ट है। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझे, तो जो थ्योरेटिकल पार्ट लिखा है वो समझा देता हूँ। किसी को डाउट इसमें कि डेल जी या गिब्स फ्री एनर्जी होता क्या है? ठीक है, चलो यहां तक है। डेल जी इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। अब समझ में आया, गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी होता क्या, फ्री एनर्जी प्रोडक्ट माइनस फ्री एनर्जी रिएक्टेंट की, ये डेल जी होता है। तो वही लिखा, डेल जी इज द डिफरेंस इन फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्लियर। अब डेल जी की तीनों चीज वही लिखी है, बस घुमा फिरा के अलग अलग पार्ट में लिखी है। मेजर ऑफ ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये फ्री एनर्जी ही तो है जो रिएक्शन करवा रही है। तो फ्री एनर्जी क्या है, ड्राइविंग फोर्स है ना रिएक्शन का। ठीक है, तो डेल जी क्या है, मेजर ऑफ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन। कि ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन माइनस में आ रहा है प्लस में आ रहा है जो भी। ठीक है, रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन, रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, जिधर ड्राइविंग फोर्स कम हो रहा होगा। ड्राइविंग फोर्स मतलब उसका फ्री एनर्जी। ठीक है, तो जिधर फ्री एनर्जी कम हो रही होगी उस साइड रिएक्शन जाएगी ना। तो वही लिखा है कि रिएक्शन गोज इन द डायरेक्शन इन विच देयर इज डिक्रीज इन द फ्री एनर्जी। जिधर फ्री एनर्जी कम हो रही होगी रिएक्शन उसी साइड जाना प्रेफर करेगी, स्पॉन्टेनियस वाली। ठीक है, तो ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या, फ्री एनर्जी है ना। ड्राइविंग फोर्स मतलब फ्री एनर्जी ही है वो। क्लियर है। तो सेकंड पॉइंट वही लिखा है, समझ में आया सेकंड पॉइंट सभी को। ठीक है, थर्ड, डायरेक्शन इज डिसाइडेड। अब रिएक्शन की डायरेक्शन कैसे डिसाइड होगी, डायरेक्शन इज डिसाइडेड बाय रिलेटिव फ्री एनर्जी। रिलेटिव मतलब कंपेयर कर रहे हैं ना, ज्यादा किसकी कम किसकी। रिलेटिव फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी का जो डिफरेंस है उसी से तो अपन बताएंगे कि जैसे मैंने बोला है, इधर देखो, यहाँ पे फ्री एनर्जी ज्यादा है, यहाँ फ्री एनर्जी कम है, तो रिएक्शन किधर जाएगी, इधर से इधर की इधर से इधर, इधर से इधर जाएगी ना, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे ज्यादा एनर्जी है फ्री, यहाँ पे कम एनर्जी है फ्री इस साइड, तो हमेशा रिएक्शन किधर जाएगी, ज्यादा से कम की साइड। तो वही पॉइंट लिखा है कि डायरेक्शन कहीं से डिसाइड होगा, जिधर फ्री एनर्जी कम होगी। ठीक है, ये तीनों पॉइंट समझ में आए डेल जी के। ठीक है, अब वही चीज लिखा है, इफ फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी मतलब गिब्स फ्री एनर्जी है वो, इफ द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्टेंट की ज्यादा है प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन आगे ही जाएगी ना। तो फॉरवर्ड रिएक्शन टेक प्लेस, रिएक्शन हैव मोर फ्री एनर्जी, मतलब रिएक्टेंट हैव मोर फ्री एनर्जी इसमें। फॉरवर्ड रिएक्शन, और फॉरवर्ड रिएक्शन है मतलब स्पॉन्टेनियस है। तो और डेल जी क्या है इसका, नेगेटिव। डेल जी नेगेटिव क्यों है समझ गए, क्योंकि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो नेगेटिव ही आएगा वो। ठीक है, तो वही लिखा है डेल जी नेगेटिव, मतलब अगर लिखना भी हो तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है ना, तभी तो प्रोडक्ट हाई है और रिएक्टेंट लो है, सॉरी रिएक्टेंट हाई है प्रोडक्ट लो है, मतलब प्रोडक्ट लेस है ना और रिएक्टेंट क्या है, मोर है। समझ में आया सभी को है। सेकंड पॉइंट, अगर प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज्यादा ही रिएक्टेंट से, प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी ज्यादा हो रही है रिएक्टेंट से, तो ये अपोजिंग रिएक्शन हो गई ना। अगर मैं चाहता हूं फिर भी रिएक्शन इधर ही जाए तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई, जब तक मैं करवा रहा हूं रिएक्शन तभी तक होगी, वरना रुक जाएगी। ठीक है, तो रिएक्टेंट हैव लोअर फ्री एनर्जी, इस वाले केस में रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कम है, तो रिएक्शन रिवर्स रिएक्शन होगी हमेशा। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड करवाना चाहता हूं तो वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। यहाँ डेल जी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। डेल जी पॉजिटिव क्यों आ रहा है समझ गए, क्योंकि इसमें भी जब प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करूंगा तो प्रोडक्ट हाई बोल रहा है ना, और रिएक्टेंट का क्या बोल रहा है, लेस एनर्जी। क्लियर है, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी बराबर हो गई ये, तो सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम, नो ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब फ्री एनर्जी, ड्राइविंग फोर्स था ना, तो नो फ्री एनर्जी है ड्राइविंग फोर्स टू मेक रिएक्शन गो इन एनी डायरेक्शन। किसी भी साइड ज्यादा कम नहीं है तो मैं नहीं बता सकता ना रिएक्शन इधर जाएगी इधर जाएगी, तो उसका डेल जी क्या आएगा, जीरो। दोनों की फ्री एनर्जी बराबर है तो डेल जी जीरो और सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम। यहाँ तक पार्ट समझ में आया, डेल जी होता क्या है, थ्योरेटिकल पार्ट इसका। ठीक है, अब इसका कैलकुलेटिव पार्ट आता है।
सारे इधर। थ्योरेटिकल समझ गए गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। अब कैलकुलेशन ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी कैसे आया है, जो दो चीज अपन पढ़ के आए, डेल एच और डेल एफ, एंथैल्पी और एंट्रोपी। तो एंथैल्पी और एंट्रोपी को मिक्स करके उनका आपस में रिलेशन क्या बैठ रहा है, उससे आया है डेल जी, कैलकुलेटिव अगर बोलो तो, ठीक है। तो वही लिखा है कि रिलेशन बिटवीन डेल जी, डेल एच एंड डेल एफ, इन दो से मिलके कौन आएगा, ये, ठीक है। ड्राइविंग फोर्स ऑफ रिएक्शन मतलब डेल जी दो चीजों से बना है, मेड अप ऑफ टू टर्म्स, डेल एच और डेल एफ। डेल एच क्या होता है भाई, एनर्जी है, एंथैल्पी। अब वो बॉन्ड टूट रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है ना। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक कब होगी पता बनाओ। बॉन्ड फॉर्मेशन में क्या होता है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड ब्रेक में क्या होता है, एंडोथर्मिक। तो उसके बेसिस पे डेल एच डिसाइड होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। और सेकंड चीज एंट्रोपी, डिसऑर्डरनेस पे डिसाइड होती है, ठीक है। एंट्रोपी बढ़ती घटती, वही हीट पे अपन देखते हैं ना कि उसकी एनर्जी या टेम्परेचर या हीट एब्जॉर्ब कर रहा है अगर कोई चीज, तो एंट्रोपी बढ़ेगी। हीट रिलीव कर रहा है तो एंट्रोपी कहीं ना कहीं कमी होगी। समझ में आती है चीज, नहीं आती। डेल एफ बराबर क्यू बाय टी बोलूं या डेल एच बाय टी। तो हीट अगर कोई चीज एब्जॉर्ब कर रहा है प्लस में तो एंट्रोपी बढ़ेगी ना। अगर ये माइनस में, मतलब हीट अगर रिलीव कर रहा है कोई सिस्टम, तो उसके मॉलिक्यूल कम घूमेंगे तो डेल एफ कम। तो कहीं ना कहीं ये डेल एफ टेम्परेचर क्यू और इन सब के साथ है, तो डेल एफ इंटू टेम्परेचर, ये दो एक साथ लिखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी, ये और डेल एच, ये फैक्टर्स मिलके डिसाइड कर रहे हैं तुम्हारा डेल जी, ठीक है। डेल जी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, डेल एच और टी डेल एस। ये हीट है ना, टी डेल एस इज इक्वल टू क्यू हो जाएगा। ये हीट एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, हीट रिलीज किया तो क्या होगा। तो हीट पे ये चीज पूरा फैक्टर डिसाइड हो रहा है ना, टी डेल एस पूरा। तो ये टी डेल एस और डेल एच, ये दो चीज मिलकर डिसाइड कर रही है तुम्हारा डेल जी क्या होगा, ठीक है। फाइनली एक फॉर्मूला याद करना है, ये समझाने के लिए है तो मैं बता रहा हूँ कहाँ से। चलो, अकॉर्डिंग टू गिब्स सिस्टम, देखो अब गिब्स ने क्या बोला था, अपन ने अभी तक जो एनर्जी पढ़ी है। अच्छा देखो, वर्क याद है, अपन ने वर्क के टाइम पे लिखा था कि पीवी वर्क, नॉन पीवी वर्क, वो ग्राफ याद है, यहां बनाया था। इधर एक पीवी वर्क इधर लिखा था, इधर नॉन पीवी वर्क लिखा था। ये एक्सपेंशन वर्क, नॉन एक्सपेंशन। पीवी वर्क अपना सिस्टम वाला था, पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, तो उसमें दिख रहा है कि वर्क हो रहा है। लेकिन नॉन पीवी वर्क में मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल वर्क, मैकेनिकल वर्क, ग्रेविटेशनल वर्क, ये सारे वर्क, ये भी तो वर्क ही हैं, लेकिन वो वर्क तुमको एक्सपेंशन कंप्रेशन के फॉर्म में कभी नहीं दिख रहे हैं, तो उसमें प्रेशर वॉल्यूम का कुछ लेना देना नहीं है, तो नॉन पीवी वर्क। कुछ समझ में आया? नहीं आया? पन्ने पलटाओ पहले जरा, उसमें पीवी नॉन पीवी वर्क लिखा था अपन ने। देखो यार, वर्क कोई भी सिस्टम होगा दो तरीके से वर्क करेगा, कोई भी सिस्टम हो दो तरीके से वर्क करेगा। वो प्रेशर वॉल्यूम के टर्म्स में भी वर्क करता है और अदर देन दैट भी वर्क करता है, बस वो अदर देन दैट वाला अपन ने अभी तक कंसिडर नहीं किया है। मिल गया? ग्राफ नहीं बोल रहे हैं सर, बोल रहे हैं कि जो चार्ट बनवाया था पीवी वाला, नहीं मिला है ना। वर्क दो चीजों से डिफाइन होता है, एक पीवी वर्क, एक नॉन पीवी वर्क, ठीक है। पीवी मतलब प्रेशर वॉल्यूम का जिसमें चेंज हो रहा होगा, मतलब पिस्टन वाला अपन ने जो देखा था। और नॉन पीवी वर्क में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल नहीं, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक, जो भी तुम्हारे, ठीक है, सरफेस, जो जितने भी टाइप के वर्क है वो सारे काय में आ जाएंगे नॉन पीवी, क्योंकि उसमें प्रेशर वॉल्यूम का कोई लेना देना नहीं है ना, तो नॉन पीवी वर्क। तो गिब्स ने भी यही बोला था कि सारे जो वर्क हैं, मतलब वर्क दो टाइप से पूरा होता है, दोनों होंगे। कौन से? एक्सपेंशन वाला भी होता है और नॉन एक्सपेंशन। एक्सपेंशन कंप्रेशन वाला अपना पीडेल्वी वाला वर्क होता है, नॉन एक्सपेंशन में वही इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल तो ही हो गया, इलेक्ट्रिकल और बचे हुए जो भी अपन ने लिखे हैं उसमें, ठीक है, ग्रेविटेशन, और ये सारे कैसे हो गए नॉन एक्सपेंशन। तो हर चीज दोनों टाइप से ही वर्क करती है, तो फाइनल वर्क क्या होता है, दोनों का समेशन ही होता है, दोनों को जोड़ते हैं, एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन। ऐसे गिब्स ने वर्क को डिफाइन किया है। अगर पूछा जाए गिब्स ने वर्क को कैसे डिफाइन किया, तो दोनों फॉर्म में किया है, एक्सपेंशन वाला भी और नॉन एक्सपेंशन वाला भी, ठीक है।
अब जो अपनी इक्वेशन होती है डेली बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, याद है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्यू प्लस डब्ल्यू। तो ये वर्क अपन अभी तक क्या लिख रहे थे, सिर्फ एक्सपेंशन वाला लिख रहे थे पी डेल वी। लेकिन गिब्स का जब सॉल्व करेंगे तो इसमें इस वर्क को मेरे को ये वाला जो वर्क है ये है पूरा रखना पड़ेगा, एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन। तो यहाँ डेली क्या हो जाएगा, क्यू प्लस वर्क एक्सपेंशन प्लस वर्क नॉन एक्सपेंशन। पूरे को जब सॉल्व करोगे आखिरी तक तब जाके तुमको एक इक्वेशन मिलेगी, वो ये डेल जी गिब्स वाली, कि डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। वो डेरिवेशन है, बट आ कहाँ से रहा है मैंने समझा दिया है। वर्क दो टाइप से डिफाइन होगा। इस इक्वेशन में वर्क को दोनों वाला वर्क रखोगे और पूरे जब दोनों वर्क को सॉल्व करोगे, ये नॉन एक्सपेंशन वर्क डेल जी होता है। ये जो होता है ना नॉन एक्सपेंशन, यही क्या होता है, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन ये रहा, और यही क्या होता है, माइनस ऑफ डेल जी होता है, नेगेटिव वर्क। ठीक है, तो जब पूरा डेरिवेशन आएगा तो फाइनल डेरिवेशन से अपने को कंक्लूजन क्या मिलेगा, ये इक्वेशन कि डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एक इक्वेशन याद रखनी है, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। एंथैल्पी पहले पढ़ा था अपन ने, देखो यार बेटा, एंथैल्पी पहले ही पढ़ा था, तो एंथैल्पी पहले रखोगे, माइनस एंट्रोपी बाद में पढ़ा, और एंट्रोपी वाले में टी डेल एस पूरे आ रहा है ना, तो वो टी डेल एस माइनस कर दोगे। तो डेल जी क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। ये इक्वेशन याद रहेगी। ठीक है, अब एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क प्लस नॉन यूजफुल वर्क। तो भाई यूजफुल वर्क होता है गिब्स वाला, और अनयूजफुल या नॉन यूजफुल वर्क होता है टी डेल एस वाला और एनर्जी एच। इस पूरे को एक्सप्रेस करके फाइनली यहाँ पे आया अपन, डेल जी डेल एच डेल जी टी डेल एस। डेल जी को ही रहने दिया, इसको इधर लाऊंगा तो फाइनल इक्वेशन यही बनेगी। और ये पूरा डेरिवेशन कहाँ से आया, इससे सॉल्व करके, दोनों वर्क को एक साथ रख के, और नॉन यूज एक्सपेंशन को उसने गिब्स का वर्क बोला है। ठीक है, चलो हाँ, ये इक्वेशन याद रहेगी, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एफ। और इस इक्वेशन को बोलते क्या है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन को क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, और डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एफ। बस इतना ही याद रखना है, कहाँ से है कैसा है कोई। लेकिन इसने बस वर्क का पूछा तो कैसे बोला था, एक्सपेंशन प्लस नॉन एक्सपेंशन दोनों बोला था। नॉन एक्सपेंशन वर्क ही तुम्हारा है गिब्स वर्क। ठीक है, अब देखो वही उसी चीज को उसने डेफिनेशन के फॉर्म में बोला है इसकी, ये जो इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, पार्ट ऑफ टोटल। देखो पूरे सिस्टम की कुछ टोटल एनर्जी होगी, उसमें से जो फ्री एनर्जी नॉन यूजफुल वर्क करने में काम आ रही है वही तुम्हारी गिब्स एनर्जी है। पूरी टोटल एनर्जी जितनी भी होगी, उस टोटल एनर्जी में से जो फ्री एनर्जी बची है जो कि यूजफुल वर्क करने में काम आ रही है, वही तुम्हारी ये गिब्स फ्री एनर्जी, अगर मैथमेटिकल टर्म्स में बोले तो इट इज द पार्ट ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम का एक छोटा सा पार्ट है जो कि फ्री एनर्जी जिसको बोल रहे हैं। ठीक है, विच कैन बी कन्वर्टेड टू डू यूजफुल वर्क या नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, समझ में आया इतना, ये डेफिनेशन अगर पूछेगा तो मैथमेटिकल वाली। फिर एक ये द डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी। अब जो फ्री एनर्जी है ना, वो जब डिक्रीज होगी तो उससे डेल जी आया ना, तो डिक्रीज इन द गिब्स एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू नॉन एक्सपेंशन या यूजफुल वर्क। और वही चीज उसने ऐसे लिखी है कि वर्क डन यूजफुल इज इक्वल टू माइनस डेल जी, या वर्क डन नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल जी। और यूजफुल वर्क लिखा है वो, ठीक है। तो मैथमेटिकल टर्म्स में अगर पूछे तो नॉन एक्सपेंशन वर्क ही क्या होता है तुम्हारा, डेल जी, या फिर बोलो माइनस डब्ल्यू नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल टू डेल जी, या फिर माइनस डेल जी इज इक्वल टू वर्क डन नॉन एक्सपेंशन। वर्क डन यूजफुल इज इक्वल टू माइनस, तो एक ही बात है, यूजफुल बोलूंगा नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है, तो किसी भी टर्म्स में बोले वो याद रखना, वर्क डन यूजफुल माइनस डेल जी, वर्क डन नॉन एक्सपेंशन माइनस डेल जी। तो ये दोनों पार्ट है, याद रख लेना। ठीक, और यही चीज ये लिखी है कि या तो माइनस इधर लगाऊं उधर लगाऊं कहीं भी लगाऊं, वो कॉपी यहाँ लिखा है सेम। ठीक है, वरना फाइनल इक्वेशन क्या याद रखनी है तुमको, ये वाली, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, अब गिब्स की जो एनर्जी है वो मतलब कौन सी, स्टेट फंक्शन है कि पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन। एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, एक्सटेंसिव है ना, क्योंकि एनर्जी बढ़ा भी सकता हूँ, अगर मैंने बाहर से एनर्जी दी तो बढ़ेगी ना उसकी टोटल एनर्जी,
या कम कर दिया तो टोटल एनर्जी कम हो जाएगी, गिब्स की जो फ्री एनर्जी है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या है, स्टेट फंक्शन है। अब ये वाला जो पार्ट है ना सारे इधर बेटा, इसमें डेल एच अगर पॉजिटिव है और डेल एफ नेगेटिव, मैं बोलूँ एक्सोथर्मिक और एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल एच डेल जी क्या होगा, एंडोथर्मिक और एंट्रोपी बढ़ रही है तो डेल जी क्या होगा, एंट्रोपी कम हो रही है और ये पॉजिटिव है तो क्या होगा। तो ऐसे एक चार्ट बनेगा जिसमें चारों अलग अलग कैटेगरीज अपन लिख लेते हैं, वो पूछता है तुम लोगों से, ठीक है। चलो ये मिटाऊं, किसमें डाउट किसी को। फाइनली देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, फ्री एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क करने में काम आ रही है, तो वही लिखा है फ्री एनर्जी जो कि यूजफुल वर्क करने में काम आ रही है। हमेशा रिएक्शन उस साइड जाएगी जहां पे फ्री एनर्जी कम होगी, तो वो स्पॉन्टेनियस अदर देन नॉन स्पॉन्टेनियस बराबर तो ये, और इधर से कुछ भी याद नहीं रखना है, फाइनली एक इक्वेशन याद रखना है, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एफ, क्वेश्चन सॉल्व करने में वही काम आएगी, ठीक है। थ्योरेटिकल डेफिनेशन पूछे तो दोनों लिख दिए, क्लियर है, ठीक है। देखो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है समझ गए, फ्री एनर्जी क्या होता है उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। डेल एच इक्वल टू डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एफ, याद है इतना, ठीक है। अब उसी का कुछ आगे थोड़ी बहुत चीजें और दी हुई है वो पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो रिलेशन बिटवीन डेल जी सिस्टम और डेल एफ यूनिवर्स, ये इसका डेरिवेशन है, मैंने डेरिवेशन नहीं लिखवाया है, सीधा अपन रिलेशन लिख रहे हैं, ठीक है। डेल जी क्या होता है, माइनस ऑफ टी डेल एफ यूनिवर्स और सिस्टम, याद रखना। सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, माइनस ऑफ टी डेल एस यूनिवर्स, या फिर बोलूं डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस होता है ना, तो डेल एच गायब कर दिया और टी डेल एफ, इतना याद रख लेना, ये सिस्टम का और वो यूनिवर्स का। ये डेरिवेशन है बट कोई काम का नहीं है तो मैंने लिखवाया नहीं, सीधा है पढ़ लेना बस, फॉर्मूला से कहीं क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं है, बस इक्वेशन है, क्लियर है। चलो ठीक है, देखो अब ये तीन केसेस आते हैं तुम लोगों को कि डेल जी क्या होगा तो डेल एफ क्या होगा, तो डेल जी क्या होगा और रिएक्शन का टाइप क्या होगा। देखो डेल एस पॉजिटिव मतलब एंट्रोपी बढ़ रही है ना, एंट्रोपी अगर बढ़ रही है ये याद रखना, एंट्रोपी हमेशा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में ही बढ़ती है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी क्या होता है, नेगेटिव। तो डेल एस अगर पॉजिटिव है तो डेल जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि एंट्रोपी हमेशा नेचुरल प्रोसेस में बढ़ती है, और डेल जी नेगेटिव डेल एफ पॉजिटिव, तो रिएक्शन क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अब बोल रहा हूँ डेल एफ जीरो मतलब एंट्रोपी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, एंट्रोपी में अगर कोई चेंज नहीं है, ठीक है, मतलब ना तो इधर जैसे पहले पार्टिकल थे जितनी एनर्जी थी उतनी अभी भी है, और रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की सेम है, तो गिब्स फ्री एनर्जी का कुछ चेंज होगा क्या, वो भी क्या रहेगा, जीरो। और ये इक्वेशन कब क्रिएट होती है, डेल एफ जीरो डेल जी जीरो इक्विलिब्रियम पे, ये आता है तो याद रखना सारी चीजें, ठीक है। डेल एफ नेगेटिव मतलब एंट्रोपी कम हो रही है ना, एंट्रोपी कम हो रही है मतलब वो तो मतलब उस प्रोसेस में आ गया ना नॉन स्पॉन्टेनियस, तो डेल जी नॉन स्पॉन्टेनियस कब होता है, जब पॉजिटिव होता है, तो ये क्या रखूंगा मैं, पॉजिटिव, और इसको क्या लिखूंगा, नॉन स्पॉन्टेनियस, क्लियर है। स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम, नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी डेल एफ दोनों से कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब देखो जैसे अभी तक अपन पढ़ते आ रहे थे स्टैंडर्ड वाली चीजें, नॉट लगाते हैं, स्टैंडर्ड एक फिक्स कॉन्सेंट्रेशन फिक्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, 1 atm 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन किसी भी चीज का, यही देखते हैं, ठीक है, याद है ना सभी को, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन, यहाँ भी नॉट लगा दिया और स्टैंडर्ड लिख दिया, नॉर्मल लिखता हूँ तो गिब्स फ्री एनर्जी लिखता हूँ, नॉट लगा दिया तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, सेम रिलेशन है पर नॉट लगा देना सब में। तो स्टैंडर्ड फ्री और के का रिलेशन, वैसे तो देखो ये इक्वेशन अपनी नॉट में लिखूँ तो डेल जी नॉट इक्वल टू डेल एच नॉट माइनस टी डेल एफ नॉट हो जाएगा, ठीक है। अब वही मुझे गिब्स का रिलेशन चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ, के के साथ, अपन ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी के साथ रिलेशंस लिखे थे, के क्यू क्यू सी के सी, याद है, तो वही यहाँ पे भी है कि गिब्स का रिलेशन के साथ, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग क्यू, यहाँ एन नहीं आ रहा है, वहां एन था, है ना, ठीक है। तो डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस, वहां भी तो यही था, ई एम एफ इक्वल टू ई नॉट माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी लॉग 10, अच्छा ई बेस पे लिखा है क्यू, ई हटा दूंगा तो 10 लिखूंगा तो 2.303 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ बस, तो ये इक्वेशन से इक्वेशन कैसा ही समझ गया। इक्विलिब्रियम पे डेल जी क्या होता है, अभी तो पढ़ा, जीरो, तो डेल जी जीरो कर दूंगा तो ये पार्ट इधर आएगा ना, तो आगे माइनस लग जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा,
और ई हटाया तो यहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस क्यों लगा है, क्योंकि इधर आया है, ठीक है। और 2.303 क्यों लगा है, क्योंकि ई को मैंने 10 लिख दिया है। तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगी, del G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 KEQ। यहाँ पे n नहीं आ रहा है और उधर ये अपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में nRT आता था, ठीक है। तो ये याद रखना, कंफ्यूजन नहीं करना। ऐसी सेम इक्वेशन इक्विलिब्रियम में भी आएगी है, इस टाइप की, सब सेम से मिक्स हो जाएगी आखिरी में, ठीक है। del G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT log 10 KEQ। के वही अपना इक्विलिब्रियम पे k डिफाइन किया जाता है अगर, या फिर q कब डिफाइन किया जाता है, कोई भी स्टेट पे। q कभी भी लिख सकता हूँ मैं रिएक्शन का, k सिर्फ और सिर्फ इक्विलिब्रियम पे लिख सकता हूँ, याद है ये। a से b बन रहा है तो b बाय a q k, ये कर लो आप, ठीक है। अगर इसको मेरे को e में लिखना हो या ln के फॉर्म में लिखना हो तो 2.303 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, RT ln k, ठीक है। ये वही बोल रहा हूँ मैं कि अगर मान लो मेरे को a से कोई रिएक्शन हो रही है, a से b बन रहा है, तो इसका QC अगर लिखना है तो b अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन, और KC लिखना है तो वो भी क्या होगा, b अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन, ये लिखते हैं ना, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये दिखने में तो ऐसा सेम दिख रहा है कि b बाय a, लेकिन ये होते क्या है, कॉन्सेंट्रेशन होता है। मान लो इनिशियल में ये कितना 10 मोल है और थोड़ी सी देर बाद ये 9 रहा तो ये 1 बनेगा, ठीक है। तो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे हर टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा ना। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 1 सेकंड बाद ये या इक्विलिब्रियम पे नहीं पहुंचा, उसके पहले ही कहीं ये 9 हो गया और ये कितना हो गया 1, तो ये क्या लिखूंगा मैं 1/9। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूँ तो जो भी कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की, मैंने अभी मान लिया कि इक्विलिब्रियम बराबर पे आ रहा है, जरूरी नहीं कि बराबर पे ही आए, ठीक है। इक्विलिब्रियम 4-6 पे भी आ सकता है और आगे कुछ कहीं भी आ सकता है, ठीक है। बस एक ही स्टेट पे आएगा, तो मैं अभी मान रहा हूँ बराबर पे आ रहा है। तो मैंने बोला जब ये 5 और 5 हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो कॉन्सेंट्रेशन इसका क्या हो जाएगा 5/5। तो दिखने में भले सेम दिख रहा है कि b बाय a, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू कुछ और रहेगी, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पे कुछ और वैल्यू रहेगी, कोई भी टाइम ऑफ रिएक्शन पे। तो फॉर्मूला भले ही सेम दिखता है QC KC का, लेकिन वैल्यू अलग जाएगी, ठीक है। चलो ये फॉर्मूले याद हुए यहाँ से नया क्या रिलेशन याद रखना है, del G नॉट इक्वल टू माइनस 2.303 RT log Q या log K, जो भी तुम लिखना हो। सॉरी, अगर log Q लिख रहा हूं ना तो ये रखोगे हाँ, और K लिख रहा हूं तो K के लिए ये 0 हो जाएगा। तो ये देखो, अगर Q वाला लिखना है मेरे को कि Q से देखना है तो ये पूरे लिखना पड़ेगा, लेकिन K तो K वाले टाइम में तो ये 0 हो रहा है ना, समझ में आया। तो Q लिखूंगा तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, del G इक्वल टू del G नॉट प्लस RT log Q। लेकिन वहां K अगर करना है, वहां K करूंगा तो ये 0 कर दूंगा, तो फिर इक्वेशन क्या बन जाएगी ये। तो इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन ये बन जाती है, इक्विलिब्रियम नहीं रहता तो ये रहती है, ठीक है दोनों। और वही सेम चीज उधर लिखिए। चलो इधर अच्छा हाँ, अब वो वाली जो रिएक्शन है ना तुम्हारे del G नॉट इक्वल टू माइनस RT ln K, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, log K इक्वल टू del G नॉट अपॉन RT। उस चीज को क्या लिखा है मैंने, ऐसे लिख दिया है, ठीक है। log K या ln K, मतलब log E बेस पे ही है ना, ln E बेस पे, हाँ तभी 2.603 हट गया है, ये E बेस पे लिखी है ना, log K E बेस। देखो ये वाली थी तो मैंने क्या किया, इसको del G बाय RT किया और ln K इधर ही रहने दिया। ln K मतलब log E K ही होता है, ln इज इक्वल टू log E होता है, तो और इधर का माइनस इधर शिफ्ट कर दिया, तो वही किया है मैंने। समझ में आया सभी को कहां से आया है, बाकी ठीक है यार। इसको ऐसे देखो, del G नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ RT ln K ये लिखा था, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ ना, माइनस RT log द बेस E K। log E और ln एक ही होता है, तो ये लिखा। तो मैंने क्या किया, RT को नीचे ले गया और माइनस को भी इधर ट्रांसफर कर लिया, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करके, तो बचा क्या इधर log E के ये। और मैंने बोला था अगर इधर से log हटाना हो तो सामने जो भी हो उसको 10 की पावर में रख देते हैं, आता है ये, इसी को एंटी लॉग बोलते हैं। 10 की पावर या E की पावर में रखते हैं, ठीक है, इसी को एंटी लॉग बोलते हैं। तो ये लॉग हटाऊंगा तो इस पूरे को 10 की पावर में रखूं या फिर E की पावर में,
ठीक है, तो ये किया मैंने, के यहाँ रखा, यहाँ से हटाया तो इसको, ये ई को क्या रख दिया, इस पूरे की पावर में रख दिया। अगर वो log 10 होता तो 10 की पावर में रखता है, ई होता तो ई की पावर में। इधर देखो यार, नहीं आया ना, मैंने बोला है log 10 के, ठीक है, इज इक्वल टू 2.35 ऐसा कुछ दिया है और मेरे को फाइंड करना है के। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, log 10 बेस के पे है ना, तो के इज इक्वल टू 10 की पावर क्या रखूँगा, 2.35। ये क्लियर हुआ। अब अगर वही इक्वेशन ऐसी दी होती log ई द बेस के और फिर लिखा होता है 2.35, तो इसको मैं क्या लिखता हूँ, ई है ना बेस पे, तो अगर मेरे को के निकालना है तो ई की पावर पे 2.35। पहले अपन ने log 10 से क्वेश्चन सॉल्व किए थे तो 10 की पावर में रख रहे थे एंटी लॉग लेने पे, यहाँ पे ई की बेस पे है तो ई की बेस पे रखा है उसको, ये क्लियर है, ठीक है, गुड। इतना समझ में आया सभी को। ये लिख लेना मार्जिन के ऊपर कहीं अलग से ना, दोनों चीजें, कि ऐसे करते तो ये और ये वाला होगा तो ऐसा। तो अपना यहाँ पे ई बेस पे था तो अपन ने ई बेस रखा है, ठीक है, और ये आ गया। तो और इसी ई लिखना मतलब एंटी लॉग होता है, वो एंटी लॉग ऑफ दिस, ठीक है। डेल जी नॉट मोर देन 0 है, अच्छा हाँ, अब मुझे बताओ डेल जी नॉट जो है उसकी वैल्यू अगर मोर देन 0 है मतलब पॉजिटिव है, डेल जी नॉट की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, तो के की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस माइनस होगा ना। देखो डेल जी नॉट की वैल्यू में बोल रहा हूँ मोर देन 0 है, मोर देन 0 मतलब क्या है, प्लस है, तो डेल जी नॉट अगर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा ना, तो के की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में, तो के की वैल्यू लेस देन 1 या माइनस में, तो डेल जी नॉट प्लस में तो के खाई में आएगा माइनस में, तो अगर पूछता है तो आना चाहिए यहाँ से। समझ में आया इतना सभी को, ठीक है। फिर क्या मिक्स हो गया पता नहीं, हाँ, फ्री एनर्जी चेंज और इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ये अपन ने उसमें भी लिखा है, यहाँ वापस लिखा है सेम चीज, ठीक है। फ्री एनर्जी चेंज इन इलेक्ट्रिकल वर्क डन, डेल जी बराबर माइनस एन एफ ही होता है, नॉट में पूछो तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, क्लियर है सभी को, ठीक है। डेल जी क्या होता है, माइनस ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय सिस्टम, वहां भी लिखा था ये, या फिर बोलूं वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल जी, डेल जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन, या फिर वर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल जी। तो अगर मान लो डेल जी की वैल्यू इतनी दी है और यूजफुल वर्क पूछे तो सिंबल चेंज, तो वही किया ना, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डेल जी, डेल जी देके वर्क डन पूछे, वर्क डन देके डेल जी पूछे सिर्फ, और यूजफुल वर्क है ना, नॉन यूजफुल वाला नहीं, यूजफुल वर्क सिर्फ सिंबल चेंज करना, ये एग्जांपल है। ये क्या लिखा है तुम्हारा, वर्क डन यूजफुल लिखा हुआ है ना। ये इक्वेशन अपन ने उधर भी लिखी है, याद है कि नहीं तुम लोगों को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वर्क डन वाले में लिखवाई है मैंने, है ना, कि सिंबल चेंज कर देना बस और सेम ही रहता है। यहाँ तक आया समझ में, कुछ कुछ का आ ही जाना चाहिए जितना भी है, एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब इसके बाद इधर, हाँ कर लो बेटा, अब सारे इधर है ना। अब इसके बाद अपने को एंथैल्पी पढ़ के आए, एंट्रोपी पढ़ के आए और गिब्स फ्री पढ़ा, तो एंथैल्पी और एंट्रोपी पे गिब्स कैसे चेंज हो रहा है ये देखना है। अब सारे इधर ध्यान दे लेना बेटा, इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं, ये अभी तक का तो हटा दो, यहाँ से एक ही इक्वेशन याद रखनी है, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एच, खत्म, और ये नीचे के दो अभी, ठीक है। देखो डेल एच फेवरेबल कब होता है, मतलब स्पॉन्टेनियस कब होता है, नेगेटिव, डेल एच नेगेटिव रहता है तब चीजें स्पॉन्टेनियस होती है। तो डेल एच फेवरेबल कब होगा, जब डेल एच क्या होगा, नेगेटिव। डेल एफ क्या होता है कि इक्वेशन स्पॉन्टेनियस हो, पॉजिटिव। तो अगर डेल एच नेगेटिव है और डेल एच पॉजिटिव है तो दोनों ही प्रमोट कर रहे हैं ना स्पॉन्टेनियसिटी की साइड। तो दो फैक्टर अगर ऐसे हैं जो दोनों ही स्पॉन्टेनियसिटी की साइड जा रहे हैं तो डेल जी भी पक्का क्या होगा, स्पॉन्टेनियस। अब इसको इससे फार्मूले से भी देखोगे तो समझ में आएगा। देखो डेल एच अगर नेगेटिव रखूं तो ये माइनस हो जाएगा, फिर ये माइनस ऑफ डेल एच अगर पॉजिटिव रखूं तो ये प्लस, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, माइनस माइनस माइनस, अरे वो नहीं, मतलब डेल एच माइनस माइनस ये तो कुछ है प्लस, ये ऐसी अगर इक्वेशन आती है कि माइनस डेल एच माइनस टी डेल एच, तो आंसर भी कहाँ में आएगा, माइनस में आएगा ना। तो डेल जी क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। और यही चीज तो अपनी डिफाइन करती है कि स्पॉन्टेनियस है,
तो या तो ऐसे बोलूं कि अगर दोनों फैक्टर स्पॉन्टेनियसिटी को डिसाइड कर रहे हैं तो डेल जी भी स्पॉन्टेनियसिटी को ही प्रमोट करेगा। समझ गए? ये भी स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट, ये भी स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट, तो डेल जी भी पक्का स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करने वाला ही सिंबल आएगा। अब इक्वेशन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर दोनों ही अपोज तो डेल जी भी अपोज करेगा। जैसे डेल जी का नॉन फेवरेबल कौन होगा? पॉजिटिव। अगर एंडोथर्मिक है तो वो नॉन फेवरेबल हो गई ना, या नॉन स्पॉन्टेनियस हो गई। ठीक है, डेल एफ अगर कम होता है कि किसी की एंट्रोपी कम होती है तो वो भी नॉन स्पॉन्टेनियस है ना, तो इसकी नॉन फेवरेबल कौन सी होगी? नेगेटिव। डेल एफ अगर नेगेटिव है, अगर दोनों ही फैक्टर अपोज कर रहे हैं, नॉन स्पॉन्टेनियसिटी की साइड जा रहे हैं, तो डेल जी भी पक्का क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियसिटी की साइड, मतलब पॉजिटिव। तो डेल जी क्या आएगा यहाँ पे? पॉजिटिव, या फिर बोलूं नॉन स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करेगा। समझ गए? अब इसको अगर इक्वेशन से देखूं तो इसमें देखना, डेल एच क्या बोल रहा है? पॉजिटिव, तो आगे सिंबल आएगा पॉजिटिव का। और डेल एस का सिंबल क्या बोल रहा है? नेगेटिव, तो बीच में तो माइनस है, वो तो ये लगाया। डेल एफ भी नेगेटिव होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस, और फिर ये प्लस प्लस तो प्लस ही रहेगा, तो डेल जी क्या आएगा तुम्हारा? प्लस में आएगा। तो दोनों फैक्टर अगर स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करेंगे तो तीसरा फैक्टर भी पक्का स्पॉन्टेनियस होगा। दोनों फैक्टर अगर नॉन स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट करेंगे तो तीसरा फैक्टर भी नॉन स्पॉन्टेनियस की साइड जाएगा। लेकिन ये चीज कब चेंज होगी? एक फैक्टर स्पॉन्टेनियस को प्रमोट कर रहा है और एक फैक्टर नॉन स्पॉन्टेनियस को, तो फिर अलग चीजें जाएगी। ठीक है, तो अलग कैसे जा रही है वो देखना आपने को। देखो डेल एच यहाँ क्या दिया है? नेगेटिव, मतलब ये स्पॉन्टेनियसिटी को प्रमोट कर रहा है ना, तो एक फैक्टर क्या हो गया जो प्रमोट कर रहा है? दूसरा फैक्टर डेल एफ क्या लिखा है? नेगेटिव। तो डेल एफ नेगेटिव कब होता है? वो नॉन स्पॉन्टेनियस में ना, तो एक फैक्टर स्पॉन्टेनियस कर रहा है, दूसरा फैक्टर क्या कर रहा है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अगर मैं इक्वेशन में भी रखूं, मान लो कि इसको मैंने क्या रखा? नेगेटिव, ये माइनस, और ये भी क्या रखा? नेगेटिव, है ना, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा। लेकिन अब ये माइनस और ये प्लस अब मैं ऐसे डिफाइन नहीं कर पाऊंगा ना, अरे माइनस क्या, इससे कुछ वैल्यू होगी। अब वो डिपेंड करता है ना कि माइनस की वैल्यू बड़ी है कि प्लस की वैल्यू। देखो इसको ऐसे देखो, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस है। अगर मैं बोल रहा हूँ ये वाली चीज डेल एच क्या है? नेगेटिव है, तो ये मैंने बोल दिया माइनस ऑफ कुछ एक्स। ठीक है, माइनस डेल एफ क्या है? नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये चीज प्लस में आ जाएगी, प्लस ऑफ वाई। तो जो ओवरऑल आंसर आएगा मेरा वो डिपेंड करता है ना, अगर y की वैल्यू बड़ी है, मान लो y 100 है और x 50 है, तो 100 माइनस 50 होगा वो, तो प्लस आएगा। लेकिन अगर मान लो x 100 और y 50 है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। तो इसमें फिर वैल्यू पे डिपेंड आ जाता है ना कि कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज छोटी है। यहाँ पे तुम डायरेक्ट नहीं बता पाओगे ना कि पक्का स्पॉन्टेनियस पक्का नॉन स्पॉन्टेनियस, तो उसी के लिए फिर स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है, मतलब है ना, नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है और पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकता है। डेल जी नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस, डिपेंड करता है इनके वैल्यूज क्या है। ठीक है, और वो भी कैसे फाइंड करोगे तुम? देखो नेगेटिव होता है हमेशा लो टेम्परेचर पे, याद रखना अभी। ठीक है, अभी याद रख लो ये अपने डेल जी क्या होना चाहिए अगर नेगेटिव। मैं मान रहा हूँ कि अगर डेल जी नेगेटिव आया है, डेल जी क्या है? नेगेटिव, तो अपनी इक्वेशन ये होती है ना, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एफ। डेल जी नेगेटिव आ रहा है मतलब ये चीज ज्यादा होगी ओवरऑल, एरो उधर, तो एरो डेल जी नेगेटिव मतलब डेल जी इधर आएगा। चलो इधर देखो, ये एक कंडीशन फेवरेबल जा रही है, एक नॉन फेवरेबल जा रही है, या फिर सीधा याद कर लेना कि दोनों के सिंबल अगर नेगेटिव हो और सामने डेल जी भी नेगेटिव हो तो वो लो टेम्परेचर पे होगा। और डेल जी देखो, डेल जी नेगेटिव होता है तो स्पॉन्टेनियस, ये तो मुझे पता है, डेल जी पॉजिटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस। लेकिन ये नेगेटिव कब होगा? लो टेम्परेचर पे, और ये पॉजिटिव कब होगा? हाई टेम्परेचर पे, ये याद रखना है। तो एक चीज याद कर लो यहाँ से कि नेगेटिव कब होगा लो टेम्परेचर पे, पॉजिटिव कब होगा हाई टेम्परेचर पे। वो डेरिवेशन हटाओ उसको, सीधा फिर याद करो कि दोनों अगर नेगेटिव है दोनों के सिंबल, तो डेल जी नेगेटिव कब होता है? लो टेम्परेचर पे, और डेल जी पॉजिटिव कब होता है? हाई टेम्परेचर। सेम कंडीशन अगर दोनों पॉजिटिव है, ये नॉन फेवरेबल पॉजिटिव होता है ना, डेल एच पॉजिटिव मतलब नॉन फेवरेबल, और डेल जी पॉजिटिव मतलब फेवरेबल। ठीक है, तो ये दोनों के सिंबल अगर पॉजिटिव है तो तीसरा भी पॉजिटिव होगा लो टेम्परेचर पे। सेम सिंबल होंगे लो टेम्परेचर पे, अपोजिट सिंबल हो जाएगा हाई टेम्परेचर पे। समझ गए? दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव कब होगा? लो टेम्परेचर पे।
दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कब होगा, लो टेम्परेचर पे। तो ऐसे याद रख लेना, सेम सिंबल लो टेम्परेचर, सिंबल चेंज हाई टेम्परेचर। और सिंबल से फिर तो मैं पता कर ही सकता हूँ कि स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन। डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी पॉजिटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल जी नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। बस ये सिंबल याद रखने पड़ेंगे। सेम सेम सिंबल लो टेम्परेचर, सेम सेम सिंबल लो टेम्परेचर। तीनों नेगेटिव है ना तो लो, तीनों पॉजिटिव है तो लो, तो सेम सेम सिंबल आ रहे हैं तो लो। यहाँ अगर सिंबल चेंज हो गया तो वो हाई टेम्परेचर कर देना। क्लियर है? इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, वो वहाँ पे फ्लैश हो ही रहे हैं, वो कभी आएगा कल वल तो बता दूंगा मैं। ठीक है, अभी तो नहीं आया। इतना समझ में आया सभी को? ठीक है, तो इस टेबल से क्वेश्चन आते हैं कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव। जब दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव आए तो वहां दो केस क्रिएट होते हैं, याद रखना। लो टेम्परेचर पे अलग, हाई टेम्परेचर पे अलग। लो टेम्परेचर पे सेम सिंबल रहेगा, हाई टेम्परेचर पे सिंबल चेंज हो जाएगा। याद रहेगा इतना? लो टेम्परेचर पे सेम सिंबल रहेगा और हाई टेम्परेचर पे सिंबल चेंज हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अब इसके बाद अपना क्या छूटा है, डेफिनेशन छूटी है। थर्ड लॉ की डेफिनेशन और ज़ीरोथ लॉ की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन लिख लेते हैं। मतलब सिर्फ एक डेफिनेशन ही और कुछ है नहीं उसमें। ठीक है, और देखो सिंपल है, सुन लो। थर्ड लॉ ये बोलता है कि एंट्रोपी जीरो कब हो जाएगी, जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर आएगा, मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड। तब कोई भी चीज मूव नहीं करती, सारी चीजें रुक गई है, ऐसा होता है टाइम रुक गया। तो बस वैसा है कि एकदम सारी चीजें बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं करती, तो एंट्रोपी तब जीरो बोलते हैं। ठीक है, चलो वो चीज लिख लेते हैं, थर्ड लॉ और ज़ीरोथ लॉ, है ना। देखो थर्मो पूरा समझ लिया अपन ने, अब आखिरी के 2 पॉइंट और बचे हैं, वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन सा लॉ है अपना, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखो थर्ड लॉ क्या बोलता है, कोई 3 चीजें अगर मेरे पास रखी है, ए बी और सी, ठीक है, इनकी वॉल्स कैसी है, डाइथर्मल वॉल, कि वो हीट ट्रांसफर करना चाहिए, पहली चीज तो ये कंडीशन है। अगर ए बी और सी तीनों को मैं टच करके रख दूं आपस में, ठीक है, तो ए और बी में जो भी हीट ट्रांसफर होगी और बी और सी में जो भी होगी, तो सी और ए में भी उतनी ही होगी। मतलब तीनों आपस में कैसे होंगे, तीनों सेम हो जाएंगे, ए बी और सी। थोड़ी देर बाद ए और बी अगर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं, बी और सी कर रहे हैं, तो सी और ए भी करेंगे। क्लियर है? तो यही होता है तुम्हारा ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो एवरी सब देखो हर चीज की कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव एंट्रोपी होती है। अच्छा ये तो मैंने ज़ीरोथ लॉ बताया, कहाँ गया, ये रहा, वो थर्ड है। हाँ, सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो थर्मली इक्विलिब्रियम में आया ना, थर्मली मतलब हीट एक्सचेंज हो रही है, तो इसमें हुआ क्या, थर्मल इक्विलिब्रियम होता है कोई भी कितने भी सिस्टम, ऐसा जरूरी नहीं है कि 3 है ना, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, ऐसे 4 5 6 कितने भी मैं लाइन से आपस में जोड़ के रख दूं सबको, तो सबके सब आपस में कैसे आ जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम। क्योंकि ये चीज समझ में भी आती है ना यार अपने को। मान लो एक कोई गर्म चीज रखी मैंने, उससे टच करके मैंने कोई ठंडी चीज रख दी, उससे टच करके मैंने थोड़ी सी गर्म चीज रखी, उससे टच करके बहुत ठंडी चीज रख दी, थोड़ी देर बाद देखूंगा तो सबके सब आपस में कैसे हो जाएंगे, सेम एक फिक्स टेम्परेचर पे आ जाएंगे। गर्म से ठंडे में हीट जाएगी, ठंडे से गर्म, ऐसे करके चारों आपस में हीट को शेयर करके बराबर एक स्टेट पे आ जाएंगे। आगे ना समझ में? ठीक है, यही है कि मान लो इसमें अगर एग्जांपल बनाना भी है, तो इसमें मान लो मैंने आइस रखी है, इससे जस्ट टच करते हुए मैंने जो बीकर है उसमें वाटर रखा है, कैसा, हॉट वाटर रख दिया है, ठीक है। इससे जस्ट जो कप है उसमें मैंने टी रखी है और इससे जो एक और कप है उसमें मैंने कोल्ड वाटर रखा है। तो अगर ऐसे कितनी भी चीजों को मैं आपस में टच करूंगा तो सबके सब आपस में कैसी हो जाएगी, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। और इनकी वॉल्स कैसी होनी चाहिए, डाइथर्मल, मतलब जो हीट ट्रांसफर करे। तो हीट यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, और थोड़ी देर बाद चारों कैसे हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ में आए? ठीक है, चारों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। तो सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर हैविंग द सेम टेम्परेचर। सबका टेम्परेचर कैसा हो जाएगा, सेम टेम्परेचर। इफ 3 और मोर सिस्टम, याद रखना है ना, जरूरी नहीं कि 3, बुक में 3 का एग्जांपल दिया एबीसी, तो ऐसा नहीं है कि 3 ही होते हैं, 3 और मोर भी हो सकते हैं ना। 3 और मोर सिस्टम आर इन थर्मल कॉन्टैक्ट, ये कैसे होने चाहिए, टच होने चाहिए एक दूसरे से, ऐसा नहीं कि हवा में दूर दूर रख दिया, विद ईच अदर बाय द मीन्स ऑफ डायथर्मल वॉल। डायथर्मल मतलब कंडक्टिंग वॉल ना, कंडक्टिंग वॉल अगर है, देखो अगर इंसुलेटिंग वॉल है तो फिर नहीं आ सकता ना, वॉल कंडक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। जब थर्मस अलग अलग रखूंगा तो तब नहीं होगा उनमें ना, थर्मस वाले में नहीं, डायथर्मल वॉल। एंड आर ऑल इन थर्मल इक्विलिब्रियम टुगेदर, देन एनी 2 सिस्टम टेक सेपरेटली आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। फिर थोड़ी देर बाद में कोई भी 2 को उठा लूंगा तो वो आपस में कैसे होंगे,
थर्मल इक्विलिब्रियम में, और उनमें से किसी को दूसरे के साथ भी मैच करूंगा तो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जैसे ए बी सी 3 है, ए अगर बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, ए सी के साथ है तो सी बी के साथ भी होगा। तो वही लिखा है ए इज इक्वल टू बी, ए इज इक्वल टू सी, तो बी इज इक्वल टू सी भी रहता है। और एग्जाम्पल ये बेस्ट समझ में आ जाएगा इससे। क्लियर है, ये समझ में आया सबको? तो ये होता है तुम्हारा ज़ीरोथ लॉ। ठीक है, अब आता है अगला थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये लिखा है थर्ड लॉ क्या बोलता है, देखो हर चीज की एंट्रोपी होती है, मुझे पता है कुछ ना कुछ, क्योंकि एंट्रोपी क्या होता है, चीजें जो इधर डिसऑर्डरनेस है, ठीक है, तो हर चीज की क्या होती है, एंट्रोपी होती है। लेकिन 0 केल्विन टेम्परेचर जो होता है ये बहुत माइनस का टेम्परेचर है। 0 केल्विन मतलब -273 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, समझ में आए, -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 केल्विन। तो वहां पे अगर कोई टेम्परेचर है, हाँ वहां पे अगर कोई टेम्परेचर है इतना कम, तो वहां पे क्या होगा, चीजें मूव नहीं करेगी, वो रुक जाती है। हर चीज एक वाइब्रेशन में, तो 0 केल्विन पे सारी चीजें कैसे हो जाएगी, रुक जाएगी। अगर सारी चीजें 0 केल्विन पे रुक गई है तो उनकी एंट्रोपी होगी या कुछ नहीं होगी। तो 0 केल्विन पे बोला जाता है कि जो चीजें रुक गई है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ गई है, तो उनकी एंट्रोपी क्या होती है, 0, क्योंकि वो अब मूव नहीं कर रही है। क्रिस्टलाइन है मतलब उनके सारे जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स है सारे वैसे के वैसे वहीं पे रुक गए, वो वाइब्रेट नहीं कर रहे हैं, मूव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये चीज कहाँ गलत हो जाएगी, हेटेरो एटमिक मॉलिक्यूल के लिए, जहां 2 से ज्यादा एटम, अलग अलग एटम मिलके कोई मॉलिक्यूल बनाए, वहां ये चीज नहीं लगेगी। ठीक है, तो अब इस चीज को रीड कर लेते हैं। देखो हर सब्सटेंस की कुछ ना कुछ फाइनाइट एंट्रोपी होती है, तो वही लिखा है एवरी सब्सटेंस हैज अ फाइनाइट पॉजिटिव एंट्रोपी, लेकिन बट एट द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, 0 टेम्परेचर पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। द एंट्रोपी में बिकम 0 एंड डज नॉट एंड डज सो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका क्रिस्टलाइन फॉर्म में स्ट्रक्चर आ जाता है। कोई भी चीज इतना कम टेम्परेचर पे है तो रुक ही जाएगी ना। जैसे पानी है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे बर्फ में बन जाता है, अगर उसको मैं बोलूँ -273 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वो कैसा बर्फ बन जाएगा, समझ गए? तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलो, 0 केल्विन पे सारी चीजें अपने क्रिस्टलाइन फॉर्म में आ जाती है, इसीलिए। ठीक है, तो वही लिखा है परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं 0 केल्विन पे। कहाँ गया, ये रहा, एब्सोल्यूट 0 मतलब 0 केल्विन है वो, है ना। ठीक है, परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड बन जाते हैं बस। और यहाँ पे एंट्रोपी कैसी हो जाती है तुम्हारी, 0। एंट्रोपी कैसी हो जाती है, 0। यही है तुम्हारा थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, समझ गए? शॉर्ट में बोल दूं तो एट 0 केल्विन, 0 केल्विन, ओ केल्विन नहीं है वो, है ना, 0 केल्विन लिखा है। एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सॉलिड इज 0। ठीक है, पॉइंट आता है तो उसको करेक्ट करना है। एक्सेप्शन क्या है, नॉट वैलिड फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरोएटॉमिक के लिए ये चीज सही नहीं है कि हेटेरोएटॉमिक इतने प्योर क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं आते हैं, इसीलिए। तो CO हेटेरो है, NO हेटेरो है, H2 हेटेरो और H2 भले ही होमो है, लेकिन ये भी एक्सेप्शन में आ रहा है। ठीक है, आर नॉट परफेक्टली क्रिस्टलाइन एट 0 केल्विन। ये सब परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं रहते हैं 0 केल्विन पे, तो ये इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इनकी कुछ ना कुछ एंट्रोपी होगी। ठीक है, और इसके एग्जांपल क्या है, N2O, आइस और मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स, ये एक्सेप्शन है। ये सारे जो लिखे हैं ना एग्जांपल, ये सब क्या एक्सेप्शन है। इसके अलावा हर चीज 0 केल्विन पे 0 एंट्रोपी होगी उनकी। क्लियर है, तो इनकी नहीं होगी, आइस, N2O और मिक्सचर ऑफ आइसोटोप्स और ये सारी चीजें। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब एक और पॉइंट जो लिखा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड। एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। इसके पहले जो भी अपन पढ़ के आए उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं कैलकुलेट करते हैं। देखो कल मैंने जो तुमको बताया था, कल या परसों में कुछ गड़बड़ हो गया था अपन से, ठीक है, कि एंट्रोपी का अपन ने बोला था कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन कर सकते हैं, याद रखना। ठीक है, एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कब? स्टैंडर्ड एंट्रोपी करते हैं, वो भी नॉट वाली करते हैं, नॉर्मल वाली नहीं। ठीक है, चलो ये पार्ट हो गया थर्ड लॉ, ये भी हो गया। अब ये कुछ आखिरी के पॉइंट्स बचे हैं, तो वो देख लो। यहाँ से क्वेश्चन आना तो क्या पढ़ चुके हैं, लेकिन कंक्लूजन है। स्टार्टिंग से जो चीजें अपन ने पढ़ी है, इंटरनल एनर्जी पढ़ी है, एंथैल्पी पढ़ी है और एंट्रोपी पढ़ी है। तो इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना पड़ता है। एंथैल्पी में भी एंथैल्पी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एंट्रोपी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी कब? 0 केल्विन। ठीक है, क्योंकि वो 0 होती है, कैलकुलेट क्या करना, 0 होगी ना। समझ गए? किसी को डाउट इसमें? तो ये पॉइंट्स अलग से याद रखना। अगर पूछ ले कि एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी कैलकुलेट होती, किसकी नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एंट्रोपी की कैलकुलेट हो सकती है, उसके अलावा किसी की नहीं होती। सबके चेंजेस कैलकुलेट करते हैं अपन।
ठीक है। और एंट्रोपी का भी चेंज ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन 0 केल्विन पे तो कोई चेंज हो गई नहीं, वो रुक ही गया है, तो वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब इधर सारे ना चारों लॉ का फाइनल कंक्लूजन लिखा है, एक बार देख लो। ज़ेरोथ लॉ क्या होता है, जितने भी सिस्टम को एक दूसरे से टच करके रख दोगे सबके सब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो वो इससे समझ जाओगे। फर्स्ट लॉ क्या था, डेली बराबर Q प्लस W, इंटरनल एनर्जी हीट प्लस वर्क, ठीक है। सेकेंड लॉ एंट्रोपी से रिलेटेड है कि स्पॉन्टेनियसिटी बताता है कि कौन सी चीज स्पॉन्टेनियस होगी नहीं होगी, उसको डिफाइन करने के लिए अपन ने डेल एच से चेक किया, डेल एफ से चेक किया, डेल जी से चेक किया, वो सब सेकेंड लॉ में चेक किया था तीनों से, ठीक है। तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है नेचुरल प्रोसेसेस की। जीरो कब होती है, रिवर्सिबल प्रोसेस में, और मोर देन या पॉजिटिव होती है किसमें, इरिवर्सिबल में। तो रिवर्सिबल में जीरो, इरिवर्सिबल में पॉजिटिव, ठीक है। एंट्रोपी कैन ओनली बी क्रिएटेड, नेवर बी डिस्ट्रॉयड, याद रखना। एंट्रोपी भी हमेशा बढ़ती ही है नेचर में, कम नहीं होगी, ठीक है। थर्ड लॉ क्या बोलता है, एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर है 0 केल्विन, 0 केल्विन पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। नॉट वैलिड फॉर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो यही तुम्हारे लॉ है, 0 फर्स्ट सेकंड थर्ड, और फॉर्मूलेज अपन ने सारे लिख रखे हैं। क्लियर है। देखो तो यहाँ पे तुम्हारा थर्मोडायनेमिक्स वाला पार्ट पूरा अच्छे से कंप्लीट होता है, उसमें कुछ भी नहीं छूटा है। क्लियर है सभी को, कोई डाउट इसमें, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट बचता है, जो कि किसका कंटिन्यूड पार्ट है, एंथैल्पी का। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है, किसकी प्रोडक्ट की हीट ज्यादा, रिएक्टेंट की ज्यादा, किसकी क्या। तो वैसे अपने को एंथैल्पी का कंटिन्यूड पार्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, वो पढ़ना है अब, ठीक है। तो वो अपन कल पढ़ते हैं। क्लियर है। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।